कैमरा एक्शन। दोस्तों नमस्कार। बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं अभिनेता ब्रिजेंद्र काला से रेणु चतुर्वेदी की फिल्मी गपशप का दूसरा और अंतिम भाग। दोस्तों नमस्कार। बॉम्बे टॉकीज में आज हम ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जिनकी भूमिकाएं जरूर फिल्मों में छोटी रहीं। फिल्में बहुत सारी हैं इनकी झोली में। अगर हम आपको याद दिलाएं तो जब वी मेट, जॉनी LLB 2, पान सिंह तोमर, गुलाबो सिताबो, रुस्तम और बहुत सारी फिल्मों में आपने छोटे छोटे रोल किए हैं। लेकिन पान सिंह तोमर का पत्रकार आपको जरूर याद होगा। जी हाँ, ऐसे ही गुलाबो सिताबो में वकील की भूमिका में, जब वी मेट के टैक्सी ड्राइवर की भूमिका में ऐसा अभिनय कि हम सबके दिल पर छा गए। ब्रिजेंद्र काला जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम। नमस्कार। नमस्कार काला जी, ये बताइए मुझे कि फिल्मों की बात आप कर रहे हैं। आपने बताया कि आपने रंगमंच भी किया, शुरू से थिएटर से जुड़े रहे, लेकिन फिल्मों में कैसे आए? सब लोग बड़ा संघर्ष करते हैं। कुछ आपकी कहानी कुछ अलग है या वैसी ही है? मेरी कहानी में थोड़ा सा एक ट्विस्ट ये है जी कि मैं ये नहीं कहता कभी कि मैंने संघर्ष किया। जी, संघर्ष एक अलग तरह की चीज है। मतलब बॉम्बे आने के लिए संघर्ष नहीं किया मैंने। मेरी शुरुआत भी ये, मतलब बड़ा अच्छा लगा जब मैं आकाशवाणी यहाँ आया। जी, तो बचपन से मैं मतलब मथुरा वृंदावन आकाशवाणी में जाता रहा। अच्छा। वहाँ बाल गोपाल कार्यक्रम किए, फिर उसके बाद युवा वाणी किया, फिर उसके बाद ड्रामा सेक्शन, फिर ड्रामा भी किया। हवा महल जो वहाँ के बनते थे उस पर भी हिस्सा लिया। अच्छा। वहाँ मेरी मुलाकात हुई, जिनको मैं माँ बोलता हूँ, डॉक्टर अचला नागर जी से। जी। तो माँ का एक ग्रुप था, स्वास्थ्य रंगमंच। तो उस वक्त जब माँ यहाँ विविध भारती पे ही काम कर रही थी, उस वक्त यहाँ आ गए जब उन्होंने दूसरी पिक्चर लिखी अपनी आखिर क्यों। तब मैं इतना उत्साहित हुआ था कि मैंने एक पोस्ट कार्ड लिखा था रंग बिरंगे कलर से, है ना। तब आप मथुरा में थे? तब हम मथुरा में थे। अच्छा। वो दिया। अब स्वयं थिएटर कर रहे थे उस वक्त। थिएटर की बागडोर मैंने और माँ के बड़े पुत्र संदीपन विमलकांत ने संभाल रखी थी। हम थिएटर लग के थिएटर कर रहे थे। मैंने करीब 19 साल जम के थिएटर किया। फिर क्या हुआ कि मतलब उसी दौरान हमने एक छोटी सी फिल्म बनाई जो कि मतलब माँ ने लिखी थी, सुबह होने तक। उसमें हिस्सा लिया, संदीप ने डायरेक्ट की। थिएटर के साथ साथ ही सिद्धार्थ उसमें एक्टिंग कर रहे थे, छोटे वाले, और मैं साथ में कंवलजीत सिंह, परीक्षित साहनी जी, संगीता नायक, पल्लवी जोशी। ये कास्टिंग थी और ये पूरी शूटिंग जो है लखनऊ में हुई। तो कहा जाए तो ये मेरी एक पहली फिल्म थी। अच्छा। कायदे से जो मतलब रिलीज नहीं हुई, लेकिन हाँ उसके कैसेट जरूर बने थे। तो उसके मार्फत, उसके साथ साथ जब हम बॉम्बे में शूटिंग हुई तो कब आ गए पता नहीं चला। और साथ साथ फिर क्या हुआ कि मैं थोड़ा बहुत इधर उधर कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ तो कभी किसी के यहाँ ऐसा बना रहा। लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन जो मेरा रुकने ठहरने का था वो था माँ के पास, सेंटा क्रूज में। एक 1 रूम किचन का घर था जिसमें मैं, संदीपन, सिद्धार्थ और भी बहुत सारे जन, मतलब बहुत सारे जन रह लेते थे। अच्छा। हाँ, मतलब माँ के और फैमिली के लोग भी, जो रिश्तेदार भी आते जाते रहते थे। और तब समझ ही नहीं आता था कि मतलब कि, क्योंकि संदीपन तो चले आते थे मथुरा, लेकिन सिद्धार्थ जो वहाँ पर रहता था माँ के पास, तो वो और मैं जमे हुए थे। तो अब क्या कि एक नेचर होता है कि मतलब हमको क्या लगता था कि हम एक वट वृक्ष के नीचे हैं जी, तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिसको भी काम देना हुआ घर पे आएगा। अच्छा। और हमको लेके जाएगा। उनको पता होना चाहिए कि हम यहाँ रह रहे हैं। फिल्मों में काम करने के लिए या सीरियल कुछ भी हो। हाँ, तो मतलब क्योंकि माँ से हम बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। हम हैं, हमको काम आता है। हम तो है आंधी, हम तो है तूफान, दादागिरी किसी की चलेगी नहीं यहाँ। हम तो है आंधी, हम तो है तूफान, दादागिरी किसी की चलेगी नहीं यहाँ। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब माँ से मिलने आते थे। कोई कहानी जैसे कौन लोग, मतलब नहीं, जैसे मतलब कुछ पिक्चरें थी। एक फिल्म थी माँ ने उस वक्त लिखी थी, क्या नाम है, मेरा पति सिर्फ मेरा है जी, वो थी। एक फिल्म थी विश कन्या, और एक थी अमीरी गरीबी, वो लिखी थी। तो जब ये काम चल रहा था इन फिल्मों का, तो मैं या सिद्धार्थ हम लोग क्या करते थे कि माँ का डिस्कशन चल रहा है। अच्छा। तो वहाँ अलाउड नहीं था कि मतलब ना कि जबरदस्ती कोई हम लोग क्रॉसिंग ना करें, यहाँ डिस्टर्ब ना करें। लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी हम एक पासिंग दे देते थे। अच्छा, आप गुजरते थे वहाँ से, जिससे कि क्या है कि जो भी बंदा है वो एक बार देखे हमको और शायद देख के बोलेगा कि अरे ये कौन है, इनको बुलाओ जरा, ये एक्टिंग करेंगे। हमें लगा शायद ऐसा कुछ होगा, पर ऐसा कभी ना हुआ। किसी ने मतलब ये भी नहीं देखा, मतलब बल्कि सबने ये देखा होगा अरे ये कौन, क्यों चला गया ये इस समय जब हम लोग बात कर रहे हैं। और फिर हुआ क्या
कि माँ को मैं असिस्ट करने लगा राइटिंग में। इस वक्त आपकी उम्र क्या थी? मैं मतलब था 27। मतलब तो भी आपको लगा कि नहीं, हमें सामने से थाली परसी हुई मिलनी चाहिए? हाँ, मतलब मैं बता तो रहा हूँ, मैं आज के बच्चों को जब देखता हूँ ना, वो लाखों करोड़ों कमाते हैं, तो मैं मुंह फिर लेता हूँ कि मतलब इस उम्र में हम ऐसी वाली स्ट्रगल कर रहे थे, कायदे से उसको स्ट्रगल कर, लेकिन हम स्ट्रगल समझ नहीं रहे थे। मतलब अभी जो समय इस तरह का आ गया है, चेंजेस, आज बच्चा 20 साल का होता है, वो सोचता है अपनी पॉकेट के बारे में। हम उस वक्त थिएटर कर रहे थे, फ्री का, फोकट का, और बहस कर रहे थे कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे ना। ये तो आपने कैसे सोचा कि आप फिल्म में काम करेंगे? आपने सोच लिया कि हम अब धारावाहिक नहीं करेंगे, बहुत छोटी चीज है, ऐसा कुछ? हाँ, नहीं, वो ये तो मतलब तब की बात है जब मैं ये लास्ट मैंने किया, जब लव हुआ, उसके बाद मैंने जब भी मैट किया। जब भी मैट करने के बाद फिर कुछ ऑफर आने लगे। तो फिर एक तो क्या होता था ना कि मतलब कि सीरियल में जब हम काम करते हैं तो हमारे पूरा महीना गिरा हुआ होता है, हमारे पास समय नहीं होता, तो वो भी था एक वजह। फिर उसके बाद क्या हुआ, किचन चलानी थी कैसे न कैसे करके। इन मीन टाइम तभी क्या हुआ कि क्रेडिट कार्ड्स सरकार ने लॉन्च किए। अच्छा। तब पता लगा कि ये क्रेडिट कार्ड है, हाँ, इसमें से आप इतना पैसा निकाल सकते हैं। अच्छा। आज समय पे अगर डाल दोगे तो इसमें इतना % आपको भरना पड़ेगा, और देरी करोगे तो इतना भुगतना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि मतलब घर परिवार चलाना था, शादी हो चुकी थी, तो मैंने भी ऐसे किया कि मतलब 1 2 3 क्रेडिट कार्ड ले लिए। अच्छा। और साथ के साथ अपना जीवन व्यापन जो है उससे निकालता रहा, और बीच में जो काम मिलता था वो भी मैं करता रहा, कैसे न कैसे करके। फिल्म ओनली फिल्म। अच्छा। तो सिर्फ पिक्चर, मैंने कहा धारावाहिक नहीं करूंगा अभी मैं। तो वो जो एक टाइम था, वक्त था, वो डेफिनेटली एक स्ट्रगलिंग का टाइम था, क्योंकि आप परिवार भी पाल रहे हो और आपके पास इतने पैसे भी नहीं है, आपको रेंट भी देना है, ये सब करते हो। तो एक वक्त ऐसा आ गया था कि मैं मिनिमम 40,000 पे करता था क्रेडिट कार्ड का मिनिमम। फिर धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से काम आने लगा, फिर मैं एक एक कार्ड का चुकता करता चला गया। तो इस तरह से वो पीरियड जो है निकाला हमने। मतलब आपने रास्ता एक निकाल लिया। हाँ, फिर वो रास्ता निकाल लिया। तो मैं उस समय सब बोले, अभी कोई भी फोन आता है कि सर ऐसे ऐसे लॉन्चिंग का, मैंने चुप हो जा, बोल मत, है ना। मैंने सब कर लिया है। हाँ, नहीं चाहिए मेरे को, मैं सब कर चुका हूँ। हाँ, मैं सब हो चुका है, ये जिस धारा से गुजरना है वहां से मैं निकल के, मैं अब हम तुम्हारे इस स्कूल के पास प्रिंसिपल बन चुके हैं। चाहते भी फिर उस पे कर रहा है लो शिकायतें भी। कुछ और सूरतें भी होंगी, सपनों की कीमतें भी होंगी, क्यों चाहे कीमतों में ये किफायतें भी। काश हो सके यूं के हम सभी मनपसंद सपने चुने, जिंदगी मगर ऐसी है कहाँ, जैसी चाहे वैसी बुने। जैसी ये जिंदगी, जैसी ये जिंदगी, मत जीना छोड़ो जिंदगी।
जब माँ के पास था मैं, तो माँ के यहाँ मैं लिखता था जी। और माँ मुझे अलग से पे करती थी, मतलब रोटी भी देती थी, रहने की जगह दे रखी थी, और फिर आपको जो भी आपने काम किया हुआ है उसकी आपको तनख्वाह भी मिलती थी, ठीक है। तो फिर माँ ने इस तरह का रिश्ता बना के रखा था और उन्होंने वो मेरे को दे दी कि वो मेरा पैसा जमा होता रहा, जमा होता रहा। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, फिर जो जीवन आगे जिस तरह से हुआ, फिर धीरे 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 करके एक समय आता गया, सब अपने अपने काम। फिर एक फिल्म मैंने माँ के साथ की थी, वो थी मेरा पति सिर्फ मेरा है। माँ ने बोला कि मतलब कि मैंने कि मैं भी चलता तो मजा आया था। बोले कि हाँ तू चिंता मत कर, तू चलेगा मेरे साथ। अच्छा। तो ये फिल्म शूट की हमने हैदराबाद मद्रास में। मैंने बोला मेरा असिस्टेंट साथ में जाएगा, और मेरा ओके। पहली बार मैंने फ्लाइट अटेंड की, पहली बार आप हवाई जहाज में बैठे। अच्छा। और उस समय वो जम्बो बड़ा वाला जहाज होता था, बड़े वाली स्क्रीन लगी होती थी, उनमें फिल्में चलती थी ना, वो जी, था। जी। बैठे, फिर माँ ने इशारों समझाया कि ऐसे बेल्ट लगाते हैं, ये करते हैं। और फिर क्या था, फ्लाई करते हैं यहाँ से हैदराबाद, हैदराबाद से मद्रास, मद्रास से हैदराबाद, हैदराबाद से बॉम्बे, इस तरह का। फिर माँ जो थी वो आ गई वहां से, और मैं असिस्टेंट वहीं पर रहा। फिर असिस्टेंट जो है उनको सीन सुनाता था, कभी रेखा जी को जाकर के, कभी एक वो बांटा हुआ था, उसमें एक जगह बांटी हुई थी, इस तरह से सबके काम बांटे हुए थे कि मतलब इंडियन एक्टर्स को मैं सुनाऊंगा स्क्रिप्ट, और उन्होंने एक्टर्स को, एक हमारे बहुत पुराने मधुकर जी थे जो कि 7 हिंदुस्तानी में काम किया हुआ था, उन्होंने, वो एक्टर थे और असिस्ट भी कर रहे थे उसको, फिल्म को। वो जाकर के मतलब रेखा जी को, इनको जब जिस दिन वो बीमार पड़ गए, कुछ हो गया उनको, तो फिर मैं जाके सुनाता था। तो पहली बार आप जब रेखा जी के पास गए तो कैसा लगा आपको? पहली बार क्या मतलब, पहली बार तो ऐसा हो गया कि जब मैंने पहली बार शूट पे देखा, तो एक ऑरा जिसे कहते हैं ना रेखा जी का, उस तरह का उनका आना, पूरा सन्नाटा छा जाना है। फिर मैंने सीन्स बताया, दिखाया उनको, उन्होंने वो सीन दिया। काफी दिनों तक वो सीन मेरे पास ही रहा, जो सीन मैंने, क्योंकि उन्होंने उस सीन के पीछे कुछ आर्ट बना रखी थी, फिर वो पन्ना मैंने रख लिया था अपने पास। फिर क्योंकि मैं एक्टर हूँ, तो जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मतलब इनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैं एक्टर भी हूँ, तो मुझे काम देना इनका फर्ज है। और मैं इन्वॉल्व हो गया था पूरे ना इसमें, बहुत ही रच बस गया था। तो जो चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे श्रीकांत जी, तो श्रीनिवास जी, तो उनके बाद भी आता था, तो मैं कुछ साउथ इंडियन टाइप ना सारा गारा ऐसे करके बात करने लग गया था। तो वो हंसते भी थे, फिर बोलते थे, कुछ प्रभावित हो जाए। फिर उन्होंने ये कहा कि सुनो, हाँ तुमने कुछ डिसाइड किया कि तुमको कौन सी भूमिका, क्या सीन करना है? तो मैं कहता था हाँ। फिर एक दिन क्या हुआ, बहुत बारिश हो रही थी बॉम्बे में भी, मद्रास में भी, साउथ में, हर जगह। और एक सीन था जिसमें दूध वाले का किरदार था। वो दूध वाला इनके यहाँ रेखा जी के यहाँ आता है जी, और दूध देके जाता है। तो उस सीन पे हम काम कर रहे थे रात को माँ के साथ बैठ के। तो मैं क्या कर रहा था, मैं प्रभावित था रेखा जी से, तो मैंने जो मैक्सिमम डायलॉग देते वो रेखा जी के रखे, और जो दूध वाले के थे वो मैं कुछ कम कि हाँ इसको ऐसा करते हैं, ये क्यों बोलेगा ज्यादा, इसकी हिम्मत क्या है इनके साथ बोलने की। तो बोले कि पगले वो तो दूध वाला है, वो बकबक करता है, वो किरदार की तरह सोचना, उसको ऐसे क्यों सोच रहा है। मैं ठीक है फिर भी चलो इसका ये लिख देते हैं एक लाइन। फिर गाज कहाँ गिरी, क्या हुआ कि इतनी बारिश हो रही थी, टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं हो पा रही थी। पेंटल साहब को, असरानी जी को, जाना किस को उस किरदार के लिए फोन किए गए, लेकिन कोई नहीं आ पाया। फिर एक दिन क्या था, मैं वुडलैंड होटल था, वहां मैं टहल रहा था, शूटिंग करके खत्म करके आए, तो श्रीनिवास जी मुझसे कहते हैं इशारे से, तैयार हो जाना कल सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे तुम्हारा शॉट है। मैंने क्या कर रहा हूँ मैं, वो दूध वाले की भूमिका। मैं क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। मैंने कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ वही। वो कह रहे हैं कि मतलब तुमको करना है, कैसी क्या बात कर रहे हो, तुम्हें करना है ये सीन। मैंने कहा अच्छा हाँ, किसके साथ? अम्मा के साथ। अम्मा? रेखा जी के साथ। अच्छा। अब मैं वहीं खड़ा रह गया, समझ नहीं आया मेरे को, और मैं कोस रहा था उस रात को कि जिस रात को मैंने मतलब वो दूध वाले की लाइनें कम की। तो उन्होंने दिया क्यों मुझको, इसलिए दिया। हो क्या रहा था कि मेरी समझ में उस समय नहीं आया। वो सीन पढ़ के मैं डायरेक्टर को सुनाया, वो सीन पढ़ के मैंने उस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे नितिन कपूर, उनको सुनाया, वो सीन पढ़ के मैंने उनकी जो वाइफ थी जय सुधा, उनको सुनाया। तो जिसको देखो बार बार मुझसे वही सीन, वो सीन मैं एज एन एक्टर सुनाता था पढ़ के, दूध वाला जिससे पूरे भाव से आप पढ़ते थे जी। तो उनको लगता था यही सही है, यही करेगा इसको। अभी भी अगर आप वो सीन देखोगे जी, तो मेरी आंखें लाल भटूरा हो रही हैं, सारी रात सो नहीं पाया मैं। सुबह रेखा के साथ सीन है, माँ बार बार बोल रही है सो जा, सुबह रेखा के साथ सीन है तेरा। मैंने कहा हाँ माँ। और मतलब जब मैं सुबह उठा हूँ, नहा के शीशा देखा मैंने, तो मेरी आंख बिल्कुल लाल, गंजड़ी चेहरे सी, पता नहीं क्या क्या लग रहा था मैं, अजीब सी शक्ल हो गई थी मेरी। फिर सीन किया, और मतलब डायलॉग तो थे ही। तो डायलॉग डिलीवरी में डर नहीं लगा या कुछ फंबलिंग नहीं हुई? नहीं फंबलिंग नहीं, बड़ा अच्छा सीन गया। और फिर क्या बोलते, जब सीन अच्छा हो गया तो आज तक मेरे को रेखा जी का वो स्पर्श याद है कि गुड करके कंधे पर उन्होंने हाथ भी रखा था। क्या बात है। और वो सीन, बस वो जो स्टिल्स थी जी, वो पता नहीं कम वक्त कहाँ गायब हो गई। वो मैंने संभाल के रखी थी। वो मुझे लगता है मैंने गलती से ना किसी प्रोडक्शन हाउस में ये तड़ीबाजी में कि मैंने रेखा जी के साथ भी काम किया है, आप भी मेरे साथ काम करोगे तो आपका भी भविष्य बनेगा, मतलब एहसान करूंगा मैं। और वो फोटो चली गई।
लेकिन मतलब ये बहुत आश्चर्य की बात है ब्रिजेंद्र जी कि जिस रेखा के लिए आप रात भर सोए नहीं, वो आपकी हसरत थी, तमन्ना थी कि आप उनके संग एक्टिंग करने जा रहे हैं, और जब वो सामने आई तो आपने डायलॉग बड़े अच्छे से बोलिया, संवाद अदायगी में कोई दिक्कत नहीं हुई। वो थिएटर काम कर गया। वो थिएटर काम कर गया। और वो जो सीन मैंने जिस तरीके से माँ के साथ लिखा था बैठ करके, करेक्शन मतलब उसमें अपने उसका अभ्यास बहुत हो चुका था। उसका अभ्यास भी हो चुका था, और वो सीन कितनी बार मैं पढ़ के सुना चुका था। और जैसे जब हम करते भी थे शूट, तो कभी कभी कोई बोल नहीं पाता था तो मैं ही देता था क्यों। क्या बात है। ये है, ये लिखा हुआ है। चलिए, ये सीन की तो बहुत अच्छी बात हो गई। एक गीत भी सुन लेते हैं, मेरा पति सिर्फ मेरा है जी। मेरा पति सिर्फ मेरा है। मैं एक प्लस पॉइंट और क्या हुआ था कि सरोज खान साहब ने मतलब मेरे को, उन्होंने, मैडम ने जो गाना शूट करना था उन्हें, तो उन्होंने मेरे को एक वो दी, क्यू शीट दी और ये कैसेट दिया गाने का, और मुझे कहा कि इसका पूरा जो संगीत है तो उसको वो करना है, मीटर ना उसका नोट डाउन करना है। तो वो मीटरिंग मैंने नोट डाउन करके, कहाँ पे गिटार बजा, कहाँ पे म्यूजिक बजा, कहाँ पे लिरिक क्या आया, फिर कहाँ पे क्या, ऐसे करके पूरा वो मैंने बना के दिया था वहाँ पे। और वो गाना था, मैंने तुझे खत लिखा ओ सजना, मैंने तुझे खत लिखा। पल के झुका, पहले नजर से मिला, मुझको शर्म आए पिया, कैसे मैं कहूँ लिख तो दिया, देख के यूं न पल के झुका, पहले नजर से मिला, ऐसे न साजना दिल धड़का, दिल में है क्या तेरे मुझको बता, दिल में जो है छुपा कैसे दूं मैं बता, ना 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 ना। मैंने तेरा खत पढ़ा सजनी, मैंने तेरा खत
पति सिर्फ मेरा है। इस फिल्म के इस गाने के बाद हम बातचीत फिर जारी रखते हैं ब्रिजेंद्र काला जी से। काला जी, अब बात आती है गुलाबों और सिताबों की। जी जी जी, बहुत उम्दा फिल्म। जी जी। और आपके लिए भी जाहिर है कि बहुत खास फिल्म होगी। हाँ, मतलब इसलिए भी क्योंकि बच्चन साहब के साथ हालांकि मैंने काम किया हुआ था। मैंने भूतनाथ की और कुछ मैंने ऐड भी किए थे उनके साथ, और बंटी बबली भी की थी। बंटी बबली का इंटरवल सीन उन्हीं के साथ था मेरा, वो बहुत प्रोमिनेंट सीन था जी। जब वो सीन खत्म हुआ, इंटरवल हुआ, तो मेरे जानने वालों ने मुझे फोन किए थे, गुरु मजा आ गया, वाह। मैंने कहा बस इतना ही मजा है, इसके आगे नहीं देखूंगा तुमको मैं। मतलब होता नहीं, इंटरवल किया, उन्होंने पानी वानी पिया, बाहर आके मुंह धोया आपने, आउट ऑफ है ना, कुछ खाया वाया होगा, कॉफी पियोगे, उसके बाद उन्होंने मुझे फोन लगाया कि गुरु बस अभी इंटरवल हुआ है, तुमने मतलब गुरु मजा डाल दिया, बस आगे देखते हैं। मैंने कहा आगे बस इंटरवल के बाद फुल स्टॉप भी है। हाँ, फिर लास्ट में जाकर कुछ था, एक गाने वाने का मोमेंट था, उसमें कुछ था। मैं बंटी बबली जो पार्ट 2, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग सीक्वेंसेज है। अच्छा जी। छोटे छोटे शहरों से, खाली बोर दोपहरों से, हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम कम लगती है, नदियाँ मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। छोटे छोटे शहरों से, खाली बोर दोपहरों से, हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम कम लगती है, नदियाँ मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। ओ हो हम चले ओए रामचंद्र रे, हम चले ओए रामचंद्र रे। धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 सीटी बजाए रे, धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 मुझे बुलाए रे। चखना है बड़ा बड़ा कोयले से, नाम फलक पे लिखना है, चांद से होकर सड़क जाती है, उसी पे आगे जाके अपना मकान होगा। चांद से होकर सड़क जाती है, उसी पे आगे जाके अपना मकान होगा। हम चले ओए रामचंद्र रे, हम चले ओए रामचंद्र रे। धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 सीटी बजाए रे, धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 मुझे बुलाए रे। छोटे छोटे शहरों से, खाली बोर दोपहरों से, हम तो झोला उठा के चले। छोटे छोटे शहरों से, खाली बोर दोपहरों से, हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम कम लगती है, नदियाँ मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। हो हम चले ओए रामचंद्र रे, हम चले ओए रामचंद्र रे। धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क धड़क धड़क
फिल्मी गपशप चल रही है ब्रिजेंद्र काला जी के साथ। दोस्तों, वाकई बहुत मज़ा आ रहा है जब एक मजे हुए कलाकार से हम बातचीत करते हैं, अभिनय की बारीकियां समझते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह से फिल्मों में क्या क्या हुआ। और ब्रिजेंद्र जी, बंटी और बबली की आपने बात बताई, उसके बाद चलिए अमिताभ बच्चन की बात चल रही है, तो उनकी दूसरी फिल्म गुलाबो सिताबो, इसका क्या आपका अनुभव रहा? अनुभव ये रहा कि मतलब डायरेक्टर साहब सुजीत सरकार जी, इन्होंने मुझे एक्चुअली में पहले ही एक मुलाकात करवा चुके थे बच्चन साहब से जी, उनके घर जाकर के एक सेटिंग हुई, तो एक कंफर्ट जोन जो है उनके साथ एक बन चुका था। उसके बाद जब हमारी मुलाकात सेट पे हुई, सर को मैंने बिल्कुल मतलब नॉर्मल अपने उसमें जब भी देखा, मैंने गेटअप में देखा, तो उनके गेटअप में बहुत टाइम लगता था। उनकी वो नोज लगती थी जी, ना वो लंबी सी नाक, पूरे गेटअप में मतलब वो छाए हुए तो सो लखनऊ में अखबारों में मतलब निकल के आ रहा था। तो हमने पहला सीन किया, तो जब जिस दिन मैंने पहले दिन उनके साथ काम किया तो करीब 3-4 टेक में वो टेक ओके हो गया। उसके बाद सुजीत ने बोला चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट की तैयारी करते हैं। तो पीछे से आवाज आती है, अरे सर जरा सुनिए, तो आपका तो एक अंदाज है, आपका एक तौर तरीका है डायलॉग डिलीवरी का, प्लीज जरा उसमें एक सीन एक बार जरा कर दें तो मजा आ जाए। तो मुझसे उन्होंने ऐसा कहा और मैं देखूं तो मैं ये तो भूल ही गया कि मतलब कि मेरा तौर तरीका क्या है बोलने का, कुछ स्टाइल, क्योंकि अभी जो डायरेक्टर ने मुझसे कहा तो मैंने उस तरीके से परफॉर्म किया। तो मैं तो उन 7वें आसमान में था कि मतलब बच्चन साहब को पता है कि मेरा स्टाइल क्या है, मतलब मेरा स्टाइल क्या है एक्चुअल में लोगों को कम समझ में आता है, क्योंकि मैं डायलॉग इतनी फास्ट बोलता हूँ और डिलीवरी का तरीका ऐसा होता है कि ये समझ में आता है कि इसने क्या बोला है, लेकिन एक्चुअल में जो वर्ड्स बोले हैं क्या क्या बोले हैं वो एकदम से पूरे पल्ले नहीं पड़ते, स्पष्ट नहीं होता, वो मुझे भी पता है। मैंने कहा सर अच्छा हाँ, तो सुजीत ने भी कहा कि हाँ एक कर लेते हैं। तो फिर मेरे को रिकलेक्ट करना पड़ा कि मैं करता कैसे हूँ क्योंकि अभी तो किया तो सही मैंने, अभी तो सीन कर लिया ना, अभी ठीक तो था। हाँ। तो वो ठीक था, लेकिन मेरा जो तौर तरीका है मैं किस तरह से करता हूँ, तो मैं अपनी एक्टिंग करने लगा खुद कि थोड़ा फास्ट बोल के बताऊँ, ओह अच्छा ये हाँ ठीक है, अरे सुनो ये बना देंगे, ये कर देंगे, आधा बोलना आधा खाना, हाँ आधा बोलना आधा खाना करके जो है जड़ करके। तो फिर किया फिर उन्होंने ऐसे मुस्कुरा के देखा मेरी तरफ, थैंक यू सर। ये एक तो जिसे कहना चाहिए कि मेरे को अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड था कि इतने बड़े कलाकार ने जिनको हम बचपन से पागलों की तरह दिखते आ रहे हैं, उनके साथ काम करना और फिर उनको ये पता रहना कि मतलब कि हमारा कुछ खूबी है आपकी, हाँ मतलब कि थोड़ा सा हमें भी जगह देती उन्होंने अपने दिल में, बहुत बड़ी बात थी है। मतलब आपकी जो खूबी है, जो आपका एक विशिष्ट शैली है, उसको आप उन्होंने समझा और उसके लिए कहा कि आग्रह किया कि आप उसको दिखाएं वैसा। बिल्कुल क्या बात है, थोड़ा सा इस तरीके से भी करके दिखा दो। फिर उसके बाद फिर क्या रहा, शूटिंग में आप बहुत सहज रहे या दिक्कत हुई? हाँ नहीं, वो एक्चुअल में क्या था, उनकी वैनिटी में जाकर के हम रिहर्सल करते थे, मतलब मैक्सिमम सीन्स जो थे मेरे उनके साथ, उसमें उनको कम बोलना था, मुझे ज्यादा बोलना था जी। तो मैंने बोला विशु जी से कि मतलब इन्होंने सारी जिंदगी काम किया तो तुमने इनको कम डायलॉग दिए, हमने जिंदगी में डायलॉग नहीं बोले तो तुमने हमको ज्यादा डायलॉग दिए। तो बहुत गर्म था, मई जून का बिल्कुल तपती गर्मी, और वो इतने मतलब कमाल के अपने गुणी थे अपने काम के प्रति, जिस तरह से उनके अंदर एक सम्मान था कि वो रिहर्सल पे बुलाते थे, बैठाते थे। और क्या है ना कि मतलब बच्चन साहब बैठे हुए तो सारे पंखे वंखे या एसी वेसी जो भी लगा हुआ वहाँ पे, वो उनको परवाह नहीं है उसकी, उनको चाहिए भी नहीं। अच्छा, वो उनकी तरफ है, लेकिन जैसे ही आता था तो वो मेरी तरफ घुमा देते थे, ये लीजिए हवा लीजिए बैठिए, मतलब आप आराम में रहें, आप आराम में रहें। दूसरा बार मैं वकील, तो मेरा व्हाइट शर्ट, ठीक है ना, तो बार बार क्या होता था कि मतलब शॉर्ट से पहले वो शर्ट उतरती थी तो बनियान चेंज करता था मैं, इतना पसीना हो गया था, तो वो शर्ट जो है मैली नहीं हो जाए, गीली नहीं हो जाए, तो उसका वो बार बार इधर घुमा के, क्योंकि अब रिहर्सल कर रहे हैं अलग से और यहाँ इतना गर्म हो रहा है जी, तो अभी कॉल करेंगे डायरेक्टर तो हमको जाना पड़ेगा तुरंत वहाँ पे, वहाँ रिहर्सल करते थे वो कि किस नोट पे उनको क्या करना है, वो अपने पॉइंट्स बनाते थे वैसे ही। अच्छा, हाँ वैनिटी में बुलाते थे, वहाँ रिहर्सल करते थे। तो कुछ कलाकार ऐसे हैं जो 100% से भी ऊपर देते हैं, अपने काम के प्रति सजग रहते हैं। बच्चन साहब हुआ है, दूसरा मतलब आमिर खान, उनका भी यही है कि मतलब कि वो रिहर्सल करते हैं, उसके बाद तो जब कैमरे के सामने आते हैं तो उनका ध्यान ये रहता है कि सामने वाले आर्टिस्ट ने किस तरह से परफॉर्म किया। वो पीके में भी एक स्थिति ऐसी हुई थी कि मतलब उनका क्लोजअप लग चुका था, उन्होंने वो कर लिया, मैंने क्यों दिया उनको, उसको जब मेरा क्लोजअप लगा तो उन्होंने क्यों दिया, और मैंने कुछ अलग सा किया उसमें जी। तो उन्होंने फिर रिक्वेस्ट की मुझसे कि मैं एक बार और कर लूँ, कि मैंने कहा ये सर क्यों नहीं, और राजू से बात करते हैं। फिर राजू से बोला, राजू अच्छा क्योंकि वो दोबारा सेटअप बैठाना पड़ेगा ना, फिर उस तक कैमरा ले आना पड़ेगा वापस, तो फिर वापस मेरे पीछे कैमरा आया, फिर आमिर का लगाया, फिर उन्होंने बोला कि मुझसे अभी जो किया था तुमने प्लीज वैसे ही करना। तो क्या होता है कि मतलब
ये परफेक्शन की परिभाषा है अपने आप में। बहुत बड़ी बात है कि मतलब कि आप कैसे कैसे ध्यान देते हैं। जैसे शाहरुख हैं, वो इतना रिहर्सल करते हैं, फिर वो सामने वाले एक्टर को बोल देते हैं कि सॉरी, अगर आपके बस का लिए तो प्लीज अच्छा मुझे बोल देना भाई। मतलब मैं तो नहीं करता हूँ भाई, मैं तो ठीक से रिहर्सल करके ही करूँ। हाँ, मैं तो नहीं करता हूँ, मतलब इतनी रिहर्सल। तो मतलब ये है, मतलब ये परफेक्शन एक है हर एक का, मतलब अपना अपना एक अंदाज है। तो यहाँ पर भी एक गीत, पुराने गीत मुझे बहुत पसंद है। मुझे एक कॉम्बिनेशन राजेश खन्ना, किशोर दा और पंचम। शुरू में मेरा बहुत ही भयंकर, मतलब पापा के टाइम पे जब मतलब हम बच्चे थे जी, तो हमारे टाइम पे मतलब किशोर दा और राजेश खन्ना बिल्कुल टॉप पे हो चुके थे। उससे पुराने गाने हमें, जैसे रवि साहब के गाने या वो जो पुराने गाने थे, वो मेरे को बिल्कुल रास नहीं आते थे। जबकि स्कूल के टाइम पे, उसके टाइम पे मैं रवि साहब के गाने गाता था। वो इसलिए गाता था कि क्योंकि वो हिट था। हिट के साथ साथ जैसे कहते हैं ना कि सामने देखने वाला। मेरी क्लास में एक लड़का था, वो अभी आज की तारीख में डॉक्टर है, वो मुकेश जी के गाने गाता था, मैं रवि साहब के गाने गाता था स्कूल में। तो मेरे को सब बहुत सीरियसली, मतलब कि वाह क्या कलाकार है, इस सम्मान से देखते थे। लेकिन आज की तारीख में क्या है कि मैं इतना सुन चुका हूँ किशोर दा को, पंचम दा का जो कॉम्बिनेशन, तो अभी भी सुनता हूँ, अभी भी मुझे बहुत एंटरटेनिंग करता है। लेकिन मैं एंजॉय करता हूँ गीता दत्त, रफी साहब, हेमंत दा और तलत महमूद। करके मेरा दिल भी झूमे, मेरा दिल भी झूमे। दिल भी झूमे, मेरा दिल भी झूमे। किसके इशारे मुझको यहाँ ले आए, किसके इशारे मुझको यहाँ ले आए, किसकी हंसी ने राह में फूल खिलाए। अम्बुआ की डाली डाली गाए कोयल काली, अम्बुआ की डाली डाली गाए कोयल काली। मेरा दिल भी झूमे, मेरा दिल भी झूमे। ऐसे में जो मिलता बाहों को सहारा, ऐसे में जो मिलता बाहों को सहारा, और मचल उठता ये नदी किनारा। नदिया का पानी सुनता प्यार की कहानी, नदिया का पानी सुनता प्यार की कहानी। मेरा दिल भी झूमे, मेरा दिल भी झूमे। हा 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 हा।
चलिए, जब हम पुराने दौर में चले गए और ये गीत और हमने सुना श्रोताओं, ब्रिजेंद्र काला जी ने जैसा कि बताया, इनकी बात से पता चल रहा है कि गायकी आपके नस नस में है और नौटंकी जो है विधा वो खासतौर से गायकी अंग की ही विधा है एक तरीके से। तो नौटंकी भी आपने की और जैसा आपकी बातों से पता चला, तो उसका कुछ अनुभव खास है क्या? नौटंकी मतलब मैंने बिल्कुल आउट एंड आउट जिसे कहते हैं ना कि कुछ एक्सपीरियंस है लाइफ के उस तरह से। जैसे मैं पहले भी कई अपने दोस्तों से और कई इंटरव्यूज में इस तरह की बात कर चुका हूँ कि हमारा जो ग्रुप स्वास्तिक रंग मंडल, जिसको संदीपन विमलकांत देखते थे जी, तो संदीपन के अंदर क्या है कि उसने सोचा कि नौटंकी के अंदर थोड़ा सा थिएटर एक्टिंग पोर्शन डाला मिला दिया जाए और एक्टिंग के अंदर जो थिएटर के अंदर थोड़ी सी नौटंकी मिला दी है। ये जो ब्लेंडिंग है वो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया। और क्योंकि वहाँ बहुत फेमस कलाकार हैं आपके, जो कि कमलेश लता आर्या जी, उनका ग्रुप था वहाँ पे नौटंकी को लेकर के। तो कमलेश दीदी से हम लोग मिले और हमने तैयार किया। तो एक प्ले भी मैंने किया, उन्होंने किया संदीपन ने, चरणदास चोर जी। उसमें वो रानी बनी थी और मैं उनका हीरो बना था, जबकि वो मुझे बेटा बेटा कहती हैं। तो उनका ग्रुप था, उनके ग्रुप में हम लोगों ने मदद किया करते थे कुछ ना कुछ थिएटर को लेकर के। तो एक बार एक इतना ऐसा वाला इंसिडेंट कि अवध फेस्टिवल था लखनऊ में और वहाँ पर उसका उद्घाटन करने के लिए भी कौन थे जो फेमस हस्तियाँ जो होती थी वहाँ पे, तो वो उसको वो कर रहे थे। तो गेस्ट में जो आए थे वो कौन थे? श्री 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 अमृतलाल जी नागर। तो वो ग्रुप के साथ में गया वहाँ पर। तो वहाँ हम लोगों ने एक क्या शुक्रम्बा संवाद करके एक नौटंकी था, वो परफॉर्म किया। तो उसमें मतलब जो मेन कलाकार थे वो तो ये मेन थे ही, कमलेश जी और अमर सिंह जी जो मेन भूमिका निभा रहे थे, जो नौटंकी के टॉप के कलाकार थे, फिगर थे। और मुझको एक किरदार दिया गया और मेरे साथ एक जो से अभिनेत्री थी, हम दोनों धोबी धोबन का किरदार कर रहे थे और ये थे स्वर्गलोक में और कॉमेडी ट्रैक था। तो ये दिखाया कि ऊपर से नीचे आते हैं, कॉमेडी थी, कॉमेडी ट्रैक। तो नीचे आकर के देखते हैं कि इंसानों में क्या चल रहा है, अच्छा वो लोग कैसे रहते हैं। तो इस बात को लेकर के एक नोक-झोंक थी। तो जब हम मथुरा से गए हम लोग टीम लेकर के, तो रविंद्रालय में रुके थे। तो रविंद्रालय में जो बिलोंग करती थी विजय नरेश जी, जो उस फंक्शन को अरेंज कर रहे थे, वो विजिट करने आई। उन्होंने कहा कि इन्होंने क्या तैयारियां की हैं। तो उन्होंने देखा और जब रिहर्सल्स हुई तो उस रिहर्सल में हमने गोड़ दी। गड़बड़ हो गया, मतलब गड़बड़ हो गया हमसे। गायकी नहीं है, गायकी मतलब एक्चुअल में क्या है, दोहा, चौबोला, भैर तबील, दौड़ जी, ये होते हैं। अब हमसे कहो कि भैर तबील गा तो हम नहीं गा पाएंगे जी, लेकिन जब कोई गा के सुना देगा तो मैं गा दूंगा जी। लेकिन उसको उठाना बहुत, लेकिन उसको कैसे उठाया जाए और ये कैसे क्या तरीका है उसका गाने का, सुर क्या लगे, तो सुर कौन सा लगेगा ये मुझे नहीं पता था जी। लेकिन किस्मत हमारी यहाँ ऐसी अड़ी हुई थी कि शुरुआत हमको करनी थी। अगर वो लड़की करती जिसको कि आता था, अगर वो शुरुआत करती मैं जवाब दे देता, उसी पकड़ लेते आप, पकड़ लेता। अगर भैर तबील में तो भैर तबील में देता, दौड़ में तो दौड़ में दे देता। सिर्फ मेरे को दोहे का पता था कि दोहा कैसे गाते हैं, ये बड़ी मुश्किल हो गई थी। तो अब नक्कारे पे थे आपके अख्तर महाराज, मतलब जो टॉप के अलीगढ़ के हैं, जो कि कमाल का उनका नक्कारे पे हाथ था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तू चिंता मत कर, तू मेरी तरफ देखना, मैं उसी स्टाइल में बजाऊंगा जैसे तू गाएगा। मैंने ठीक है सर। लेकिन विजय जी ने उन्होंने कहा कि भाई ये तो थिएटर के आर्टिस्ट है और ये तो नहीं चलेंगे, नौटंकी नहीं कर, ये तो नौटंकी मतलब इनकी तो बस की बात नहीं है। तो जो डॉक्टर साहब जो कि मतलब कमलेश जी के हस्बैंड जो कि कंपनी चला रहे थे, उन्होंने कहा ना हो जाएगा, हम करा लेंगे, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा ठीक है। शाम को फंक्शन हुआ, स्टार्ट हुआ। जैसी हमारी बारी आई हम तो सज धज के तैयार, और जैसे हमने दौड़ के एंट्री ली, नक्कारे पे फिर गोड़ दिया। क्योंकि एक बार गलती के बाद जब हम दोबारा शुरू करेंगे तो सही होगा, ये तो मुझे पता था। तो जब ये गोड़ दिया तो मैंने उसको नाटक के ही अंदाज में लिया। मैंने कि ऐसे नहीं सुन, अब सुन मेरी बात। तो वो मतलब मैं धोबन से कह रहा हूँ और फिर मैं दौड़ता हुआ आता हूँ दोबारा से। जब मैंने सुन लिया उसके बाद शुरू अख्तर महाराज ने सवाल लिया। सबने सांस में सांस ली, मतलब सबने, मतलब हमारे ग्रुप के लोगों ने, है ना। और फिर जाकर के वो कैसे करके मतलब कवर हुआ, ठीक ठाक हुआ। लेकिन अपने आप में ये बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस कि थिएटर नौटंकी का ब्लेंडिंग करके जो करते थे हम थिएटर, और जो आनंद आता है भैर तबील दौर चौबोला को परफॉर्म करने में, ये मतलब बहुत ही कमाल की चीज़ है। और ये मतलब तरोताज़ा कर देती है सामने वाले को भी और आर्टिस्ट को भी, बिल्कुल सोते से जगा देती है। मतलब एक छोटा सा और नमूना है जरूर, कि जो
प्योर नौटंकी जिसे कहते हैं जी, जो कि ये लोग करते थे, कमलेश जी वगैरह इनका ग्रुप पूरा करता था। तो भरतपुर में हुआ इंदल हरण का कार्यक्रम वहाँ पे किया गया और अचानक पता लगा कि उनका जो मेन आर्टिस्ट है वो नहीं है, अवेलेबल है। तो उन्होंने फोन वोन करके पता नहीं दाम दंड भेद कर कुरा कर मेरे को मथुरा में कांटेक्ट किया। और एक राजीव भाई साहब है जो कि हमारे ग्रुप के मेंबर थे उस समय, और वो आए मेरे पास, बोला काला चलो तुम्हें दीदी बुला रही है, वहाँ पे नौटंकी है भरतपुर में। अरे मैंने करना क्या है, वो बता देंगे, वो चलते हैं। तो हम चले गए साथ। फिर बिना रिहर्सल आता पता कुछ नहीं। वहाँ पहुंचे, दीदी ने देखा मेरे को, अरे आजा तू आ गया, बस अब जाके मेरी सांस में सांस आई है, अब हो जाएगा। मैंने क्या हो जाएगा, तू कर लेगा। मैंने कहा दीदी कर तो लूंगा लेकिन है क्या। तो मैं बताती हूँ तेरे को, बैठ तो सही, तू सांस ले, चाय पी, नाश्ता कर, ये कर फिर खाना वाना खा। रात का टाइम तो नौटंकी कैसे होती है जी, रात करीब 10 बजे शुरू होती है और सुबह 4:30 बजे तक पब्लिक आके बैठती है वहाँ पे। उनको होल नाइट का मनोरंजन चाहिए जी। तो इनका इंदल हरण का कार्यक्रम जो है सेट पे प्रोग्राम शुरू हो गया, चल रहा है। मैं बैठा हुआ, मुझे बता दो। हाँ, मेरे को कुछ नहीं पता। मैंने कहा मुझे करना क्या है, सुन बताती हूँ तेरे को क्या करेगा तू। तेरी पहली एंट्री आएगी करीब 10:30 बजे। मैंने अच्छा हाँ, उसमें तेरे को देखती हूँ पहले कि तेरे को क्या गाना है। अच्छा। तो उन्होंने वो दोहा तबीरा जो है वो भी मेरे सामने रख दिया। ये तो मैंने आगे क्या है, आगे तू जब ये एंट्री करके आएगा ना वापस, तब तेरे को दूसरा वाला दूंगी। वो तेरी एंट्री होगी करीब 11 बजे के आसपास जी। तो ऐसे करके सुबह 4:30 बजे तक की जितनी एंट्रीज थी उन सबके तोड़ दौड़ है कि भैर तबील है कि चौबोला है कि क्या है, वो सब वो उसी कागज पे मुझे लिख के दे दी कि इसी समय तू तैयार कर और अब तू सेट पे जा। अच्छा, आपका रोल क्या था? टाइटल कैरेक्टर इंदल हरण की कहानी क्या है कि इंदल राजा होता है जी। और एक जादूगरनी होती है, उसको वो पसंद आया था और वो उससे शादी करना चाह रही है। इंदल मना करता है, तो वो उसे अपने जादू से तोता बना लेती है जी। और पिंजरे में कैद रखती है और बार बार उसको सामने लाती है, बोलती है बता करेगा, नहीं करेगा तो फिर वापस। तो इस तरह की कहानी थी पूरी। और सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट क्या कि वो कुछ भी करते हैं, हाँ, अपना ना एक्सपेरिमेंट उनका जो है चलता रहता है पब्लिक को देखते हुए। वो 2-2 रुपए की टिकट लेके पब्लिक आई हुई थी वहाँ पे, तो चल रहा था। तो यानी कि कोई खुला मैदान। अच्छा, खुला मैदान, लेकिन क्या वो टेंट लगा हुआ था। हाँ। और 2-2 रुपए की टिकट। हाँ, खूब भीड़, अपनी अथाह भीड़, भरतपुर के आसपास से गांव से लोग आए हुए थे वहाँ पे। तो सीन चल रहा था हमारा, मैं बैठा हूँ, बाकी के लोग आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। तो जो जादूगरनी बनी थी वो ऐसी लहराती हुई मेरे पास आई। उन्होंने बोला कि तुम्हें वो गाना आता है, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं आता। अच्छा। फिर बोली कि अच्छा वो आता है, शायद मेरी शादी का ख्याल आया, मेरी मम्मी ने चाय पे बुलाया। तो गाने तो मैं गाता ही था जी, गाने का मुझे शौक था और इत्तेफाक से ये गाना भी मुझे याद था। मैंने कहा हाँ ये मुझे याद है, ठीक है तो ये गाएंगे हम। मैंने कौन? बोले हम। अच्छा। मैं हम मतलब कब? बोले अभी गाएंगे। अरे मैंने क्या बात कर रहे हो, मैं राजा ये बन के इंदल राजकुमार बना हुआ है और पगड़ी पहनी हुई है, तलवार लगी हुई है और ये गाना गाऊंगा राइज करना स्टाइल में। बोले हाँ बहुत मजा आएगा, देखना सही आप। अब वो गई और उन्होंने जो है उसको टिप दे दी हार्मोनियम पीटी मास्टर को, शायद मेरी शादी का ख्याल आया है, मेरी माँ ने इसको चाय पे बुलाया है। कितना बोला उन्हें, टैरेक्ट 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 नी 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 ना 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 टिनी और शुरू, और उसके बाद वो चालू हो गई, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है। उसके बाद मेरी लाइन आई। इसीलिए अब इससे पहले क्या था कि मैं जो भी गा रहा था पब्लिक को लग रहा था ये किसको पकड़ के ले आए हैं, मैं इस बंदे को ढंग से कुछ करना तो आ नहीं रहा है ना, ये कैसे बिहेव कर रहा है ना भजन। लेकिन उसके बाद क्योंकि मुझको गाना आता था तो मैंने एकदम ये लाइन गा दी, सात फेरे मेरे संग सपना देख रही हो, खुली हुई तारे देख रही हो, नहीं नहीं बाबा। बस ये गाना था कि चवन्नियाँ फेंक के मारी, देख चवन्नी मतलब सर पे इधर पे उधर पे, मतलब 2-2 पैसे जो फेंकने थे उनको। उन्होंने कहा वाह क्या कमाल कर दिया तूने भाई। ये गाना खत्म हुआ और उसके बाद जैसे मैं टेंट में गया तो दीदी ने बोला तूने तो स्टेज पे आज आग लगा दी। मतलब कैसे जीवन में मतलब क्या क्या रूप दिखे कला के नाम पे ना, तो तब जाकर के काला कलाकार बन पाया।
शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। पंछी अकेला देख मुझे, पंछी अकेला देख मुझे, ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। क्यों है ना? नहीं नहीं, सपने देख रही हो, खिली हुई धूप में तारे देख रही हो। अरे नहीं नहीं बाबा, चाय नहीं पीना, तौबा मेरी तौबा, माफ कर देना। इन्हीं अदाओं पर तो अपना दिल आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। ना 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 ना, पंछी अकेला देख मुझे, ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। पहले तो सब अच्छा लगता है, सारी उम्र को फिर रोना पड़ता है। इन्हीं अदाओं पर तो अपना दिल आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। अरे पंछी अकेला देख मुझे, ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है।
क्या बात है, ये तो मतलब बातें तो ऐसी चल रही हैं कि मन करता है कि करते ही रहें, लेकिन एक समय है जी। बहुत हमें यहाँ विराम लेना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेन जी, बहुत बहुत मजा आया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अभिनेता ब्रिजेंद्र काला से रेणु चतुर्वेदी की फिल्मी गपशप। आप सुन रहे थे इस फिल्मी गपशप का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, तकनीकी सहयोगी विनायक तडवलकर। इस प्रोग्राम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, हर पिक्चर की कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज।